हेलो क्लास 11, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आपको जैसा कि पूरा पता होना चाहिए कि इस वीडियो से पहले हम टर्म 2 क्लास 11 इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कर चुके हैं। स्टैट्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक इंपॉर्टेंट दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली शिक्षा निदेशालय का दिया हुआ सैंपल पेपर लाइव आके मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों को। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। अलग से वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनाई हुई है। स्टैट्स की अलग से वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से करा दिए हैं और इवन आपको यह भी बता दिया है पेपर लिखना कैसे है, कम टाइम में ज्यादा कैसे काम करना है। आपको मैंने ये भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर जो डिलेटेड पोर्शन है वो हमारे स्कूल के सिलेबस से डिलेटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट बड़ी सी वीडियो बनाई, उसके अंदर माइक्रो और स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ बताए हैं और लास्ट में मैंने उसके अंदर MRMC अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सेंट्रल प्रॉब्लम और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये चीजें जो कमेंट सेक्शन में बच्चे बोल रहे थे वो सब मैंने वहां पर करा दिए हैं। ठीक है, तो जिनके स्कूल से कुछ चीजें जो डिलीट हो गई हैं वो नहीं मान रहे वो लोग, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस अगर और किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि एग्जाम सीजन चल ही रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है सैंपल पेपर सॉल्व करने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्व किया हमने, दिल्ली शिक्षा निदेशालय वाला, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रैक्टिस पेपर था। अब करेंगे आज के वीडियो क्लास के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल की ब्रांचेस है, केवीएस करके बोलते हैं। ये सैंपल पेपर क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर रहेगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 40 मिनट मिलते हैं। ओ मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं इस पेपर को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है ना, 40 नंबर का पेपर है, मतलब यार ये समझ लो। ओके, तो गाइस आप लोगों को पता है कि आपसे इस बार इस पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के पेपर में 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर बताऊंगा उसका आंसर कैसे लिखना है और मार्किंग स्कीम भी साथ के साथ चलेगी। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप अपने स्कूल का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो किस तरीके से आपको कितना स्टफ लिखना है। यानी क्वेश्चन में कभी तो ऐसा होता है यार कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, वो नहीं करना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत कम एक्सप्लेन किया, वो भी नहीं करना। एक एक्यूरेट आंसर का कंटेंट कितना होना चाहिए वो भी इसमें आपको साथ के साथ पता लगता रहेगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क्स का है। इस पेज पे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा, फिर इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले लिखा है राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन के अंदर होता है गाइस। अगर आपको पता हो कि उसमें ऐसे डॉट डॉट डॉट्स बनाते हैं, अगर ये डॉट डॉट डॉट्स इस तरीके से हैं तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और ये इस तरीके से है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर कोई बाहर बच गया सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है, अगर ऐसे कोई बाहर बच जाता है सिर्फ नेगेटिव। आइडिया दे रहा हूं कि स्कैटर डायग्राम ऐसा होता है। तो इसके अंदर इसकी मेरिट्स सबसे पहले ये आती है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की इतनी खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और इससे कोई इंटरप्रिटेशन भी, कोई एनालिसिस भी, कोई कंक्लूजन भी आसानी से निकाला जा सकता है। वो भी आंसर दिखाऊंगा इसका, उसमें कैसे लिखना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहां लिखा है नीचे, एक्सप्लेन एनी 2 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इन ब्रीफ। यूजेस मतलब इंपॉर्टेंस पूछ रहा है इंडेक्स नंबर की। ये पहले भी पुराने वाले सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको बताना है कि प्रोड्यूसर के लिए कैसे इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, या फिर कंज्यूमर के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वेजेस एंड सैलरीज को डिसाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मनी सप्लाई प्राइस लेवल में क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको कोई 2 एक्सप्लेन करने हैं, 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना। इस बार स्टेट नहीं करना, सिर्फ नाम नहीं लिखना, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके, अभी बताता हूं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आसानी से लोग मतलब जानते तो हैं कि महंगाई है, उसको डिफाइन कैसे करें। मतलब इंक्रीज इन प्राइस इन्फ्लेशन होता है क्या? नहीं, जब प्राइस बढ़ता रहे और वो लगातार बढ़ता रहे, रुके ना, वो इन्फ्लेशन होता है। और गाइस यहां पर प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, हम प्राइस लेवल वर्ड यूज करते हैं। तो अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, और लिखा है विच प्राइस इंडेक्स इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। कौन सा प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता, इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। आपको यही बता दूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन को। करंट ईयर का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइनस पास्ट ईयर का यानी बेस ईयर का होलसेल प्राइस इंडेक्स अपॉन होलसेल का, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला भी बन जाता है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करूं ताकि स्टाइल दूसरा है। ठीक है ना, तो गाइस ये क्वेश्चन से उसके आंसर सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 मेरिट बतानी है स्कैटर डायग्राम की। ठीक है, 2 ही बतानी है आपको।
तो आंसर 1 यहां पर लिखा है, इट इज सिंपल और नॉन मैथमेटिकल मेथड, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड, मतलब कंक्लूजन में निकाला जा सकता है। 1 मार्क ईच पॉइंट का होने वाला है, 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। आगे इंडेक्स नंबर के यूजेस के बारे में बात की थी, देखो यही वाला 2 यूजेस, तो आंसर ये लिखा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को बताता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, इंडेक्स नंबर की वीडियो में करा रखा है, ठीक है ना। तो उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं, 1 पॉइंट लिखने का 1 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज, यानी सस्टेन्ड लिख दो या कॉन्टिन्यूअस लिख दो या परसिस्टेंट लिख दो, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। और यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल होता है। और गाइस कैसे इस्तेमाल होता है, आप इसका फॉर्मूला ये वाला भी लिख देना, तब और अच्छे नंबर मिल जाते हैं, मतलब नंबर कटने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मार्किंग स्कीम से ज्यादा मैं देता रहूंगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ये लिखा होता है किस चीज के कितने नंबर है। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको यहां पर आंसर की, वो गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूं, मतलब मैं खड़ा हूं यार तुम्हारे सामने वीडियो में आ ही रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल आ गया जी। ये कह रहा है टोटल रेवेन्यू यानी टीआर और एवरेज रेवेन्यू यानी एआर की वैल्यू निकालो इस टेबल से। तो गाइस यहां पर क्या लिखा है, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी की वैल्यूज को आप ऐसे नोट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नोट करना। फिर ये एमआर की वैल्यू गिवन है, तो एमआर की वैल्यू को भी नोट कर लेना, 10 8 6, मैं पूरा नोट नहीं कर रहा, 10 8 6 2 0 ऐसे करके -2। और फिर यहां पर टीआर की वैल्यू निकालना, फिर एआर की वैल्यू निकालना। बता देता हूं, टीआर की वैल्यू एमआर की वैल्यू को प्लस करते रहो, निकलती रहेगी, क्यूमुलेटिवली प्लस करना है। जैसे कि ये 10 है तो यहां पर 10, अब 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 2 इट इज 26, 26 + 0 अगेन 26, और ये -2 था तो यहां पर 24। ऐसे टीआर की वैल्यू आ गई है। अगर एआर की वैल्यू आपको निकालनी है तो इट इज TR/Q, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू 10/Q मतलब 1, तो 10/1 इज 10, 18/2 इज 9, ऐसे करके इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर टीआर की वैल्यूज को निकालने के लिए मिलेगा और 1 नंबर एआर की वैल्यूज को निकालने के लिए मिलेगा आप लोगों को। हाँ, यहां पर एक खास बात और, जब भी इस टेबल को बनाओगे अपनी आंसर शीट के अंदर जब कुछ लिख के दिखाओगे तो फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें वर्किंग नोट्स की खास जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ अपनी टेबल के अंदर वो डिजिट लिखनी है जो आंसर में होनी चाहिए, क्योंकि उसने टेबल बनाने के लिए बोला था, मतलब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो मार्किंग स्कीम में देखो क्या लिखा है, मार्किंग स्कीम में सीधी लिखी है ये रही वैल्यूज ही, ठीक है, ये रही वैल्यूज, ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो हमने यहां पर जो भी है इनकी वैल्यूज उस हिसाब से कैलकुलेट की है। थोड़ा डिजिट में अगर मिस्टेक से देख लो, डिजिट में अगर मिस्टेक है तो आप कैलकुलेट करो, ठीक है, और बताओ कि यहां पर कौन कौन सी डिजिट लिखी है और हमने यहां पर क्या क्या कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। शायद हमारी वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीका मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट कैसी होंगी चीजें। ओके गाइस, तो और एआर की वैल्यूज ये रही हैं आपके सामने, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो गाइस एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड ज्यादा होती है मार्केट सप्लाई से, ध्यान रखना, मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई से, इसकी डेफिनेशन देनी है। ऐसा तब होता है जब प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, ठीक है, बहुत कम है। इसका डायग्राम आपको बता दूं, ये मार्केट डिमांड कर्व, ये मार्केट सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर परसिस्टिंग प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस इससे कम है तो यहां पर ये सप्लाई की क्वांटिटी और ये डिमांड की क्वांटिटी, ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये एक्सेस डिमांड है, आप इसको यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस एक आइडिया दे दिया, पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले यूनिट के अंदर इसको समझा रखा है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो ये वो प्राइस है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है, डेफिनेशन देनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो ये वो क्वांटिटी है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो गाइस ये फिर 2 नंबर का ही था, तो 1 नंबर की डेफिनेशन बनती है, और यहां पर भी एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन 1 नंबर की थी, 1 नंबर का डायग्राम बनता है। कुल मिला के आंसर्स ये लिखे हुए हैं। आपके पास सुविधा है कि आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना जरूरी है, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं आंसर्स जो लिख रहा हूं पीपीटी पे, यानी जो स्लाइड्स हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं, ठीक है ना, तो फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है,
स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, यहां पर वर्ड लिखा है स्टेट। जब स्टेट लिखा है तो चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। दो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का कोई अच्छा मेजर हो, लाइक डिस्पर्जन का अच्छा मेजर हो। डिस्पर्जन के बहुत सारे मेजर होते हैं, रेंज भी होता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, मीन डेविएशन भी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, वेरिएंस भी होता है। लेकिन आपके कोर्स में टर्म 2 में इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये बात अलग से कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर भी कौन सा अच्छा होना चाहिए भाई? जो अच्छी जजमेंट दे, जो हर एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड हो, जिसके नुकसान कम हो, वो बढ़िया होता है। तो अच्छी एवरेज देने वाला और हर एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड होने वाला अच्छा होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, आंसर में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के 2 ऑब्जेक्टिव क्या है, फायदे क्या है, ये भी आप कह सकते हो इसको। भैया डिस्पर्जन कैलकुलेट करने से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हु इज द बेस्ट, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं ना, तो उसमें। तो गाइस चलो आंसर की तरफ आते हैं। तो इन दोनों का पहले देखो, इसका आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ऑल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज गिवन होती है। और इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, सख्त डेफिनेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब डेफिनेशन में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, तो टेस्ट रिलायबिलिटी ऑन एन एवरेज ऑफ एन एवरेज, मतलब रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए एवरेज लेवल पे ठीक होना चाहिए। और टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब आप यहां पर कंसिस्टेंसी से मेजर कर सकते हो, कंसिस्टेंट कौन ज्यादा है, ठीक है ना, या फिर कौन ज्यादा डिपेंडेबल है। ऐसे कुछ वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, पांचों खत्म हो गए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी 5 है, ठीक है ना। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, व्हेन इज देयर पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। तो गाइस पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, और दोनों का एग्जांपल पूछ रहा है 3 नंबर में। तो 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन, 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन, हाफ मार्क्स का इसका एग्जांपल, हाफ मार्क्स का एग्जांपल, तो 3 नंबर हो गए। पॉजिटिव कोरिलेशन वो सिचुएशन है जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। बहुत बार बता चुका हूं कोरिलेशन की वीडियो में भी, सब कुछ पिछले सैंपल पेपर में भी। अब नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में दिखाई देता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अपोजिट मूव कर रहे हैं। और पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लॉ ऑफ सप्लाई है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो गाइस 6वां क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो 3 नंबर ऐसे मिलेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन और उसकी डेफिनेशन देने का 1.5 नंबर, डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है ना। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में लिखा है। फिर नीचे देख लो नेगेटिव कोरिलेशन और उसका एग्जांपल दिया है, तो 1.5 नंबर इसका, ठीक है ना। कुल मिला के 1.5 × 2 आपके पास 3 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2019 विद 2011 एज अ बेस ईयर बाय पाशे या पाश्चे मेथड। तो पाश्चे मेथड से आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। उसके पहले आपको पाश्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। P01 ऊपर P लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पता होना चाहिए कि पाश्चे करंट ईयर क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है, तो ये फॉर्मूला है गाइस। तो आपको अलग से कॉलम बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये जो 2011 है ये बेस पीरियड है, तो इसका प्राइस P0, इसकी क्वांटिटी Q0, और 2019 है ये करंट ईयर प्राइस मान के चलेंगे, नया है, तो इसका प्राइस P1, इसकी क्वांटिटी Q1। तो इसके अंदर देखो कहीं पर भी पुरानी क्वांटिटी से लेन देन नहीं है, तो इसको तो भूल जाएंगे, इसका कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको भुला दो। तो आपको सबसे पहले P1 और Q1 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। P1 ये रहा, Q1 ये रहा, तो एक कॉलम बनाएंगे P1 और Q1 की, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 × 6 240, 60 × 5 300, ऐसे करके इसका टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। फिर एक कॉलम बनाएंगे P0 और Q1। P0 तो पुराना प्राइस है, क्वांटिटी यही नहीं है, ठीक है ना। P0 और Q1 उसका भी ऐसे ही टोटल करके निकालेंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा आपके पास। जो भी आंसर आएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर पूरे कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पर इसने बताया है कि आप टेबल बनाओगे। टेबल इसने आंसर में नहीं बताई हुई क्योंकि ये मार्किंग स्कीम है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो एक तो P1 Q1 यानी ये इसका टोटल, ठीक है। फिर
P0Q1 एक और कॉलम बनाने के लिए मैं बोल रहा था आपको, उसका टोटल, ये दोनों करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर है, और लास्ट में आंसर आपका ये आएगा 121.77, 1 नंबर। आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, पूरा का पूरा कैलकुलेट करो, नहीं आता तो बहुत जरूरी है इसको कैलकुलेट करना सीखना। इंडेक्स नंबर की वीडियो में बताया हुआ है, नहीं तो उसको जाकर देख लो, पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये पास्चे का नहीं आएगा तो लास्ट पेर एक आएगा, लास्ट पेर पास्चे और फिशर, ये 3 दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है गाइस। सॉल्व करो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एसी और एमसी के बीच में क्या रिश्ता होता है? तो गाइस पहले कर्व सीख लो, कर्व आपको पता होने चाहिए, कॉस्ट वाले चैप्टर में गिवन है। यहां पर सबसे पहले एसी कर्व बना लो, शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन का ही कर्व से है, फिर यहां पर एमसी कर्व बनाया जाएगा ये। तो गाइस रिलेशन क्या होता है? एमसी नाम लिख दिया, एसी नाम लिख दिया, तो रिलेशन ये होता है कि एमसी कर्व एसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, तो पहला रिलेशन यही है, ठीक है। एमसी कर्व कट्स एसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। दूसरा रिलेशन ये है, जब ये रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से नीचे है, तो मैं लिखूं रेड वाली लाइन को एमसी, ये कम है एसी से, देन द वैल्यू ऑफ एसी इज फॉलिंग। तो सेकंड रिलेशन, व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स। थर्ड रिलेशन बनता है, रेड वाली लाइन उधर चली गई ऊपर और ब्लू वाली लाइन इधर है, तो यहां पर बोल सकते हो एमसी ज्यादा है एसी से, तो थर्ड रिलेशन बनता है व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, एसी राइजेस। तो गाइस 3 रिलेशन हो गए, पहला ये कट वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है ना, 3 रिलेशन, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम ये लिखी हुई है, इसमें तीनों रिलेशन लिखे हुए हैं, डायग्राम नहीं बनाया हुआ। आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं डायग्राम जरूर बनाए, इकोनॉमिक्स में जहां पर जरूरत है वहां पर डायग्राम बनाकर आए, इससे टीचर को आपकी काबिलियत का पता चलता है, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन लिखे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक चौथा रिलेशन भी लिख सकते थे यहां पर, मतलब चौथा रिलेशन बनता है, लेकिन लिखना नहीं है 3 नंबर के क्वेश्चन में, कि एसी और एमसी दोनों को टीसी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी लिखा है देखो, ठीक है ना, तो ये भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, 3-3 नंबर का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द इफेक्ट्स ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ द टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑब्वियसली आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके बारे में जान नहीं रहे, क्योंकि यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है, इसको इग्नोर करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों के मैंने प्रैक्टिस पेपर देखे हैं, ठीक है, तो बन रहे हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि मान लो मार्केट इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, ठीक है जी, और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको इसके सीरीज ऑफ इफेक्ट्स यहां पर शो करनी है, ठीक है ना। ये डायग्राम बनेगा बेसिकली, और ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जाएगी, इसके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। सिर्फ ये तो एक केस है, अलग अलग केसेस है, सबका आंसर कैसे लिखते हैं, कोई भी केस आ सकता है, आपको उस वीडियो में जाके देखना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को। फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस डाउट को सॉल्व करता हूं। इसका आंसर देख लो क्या बोलता है, करेक्ट डायग्राम बनाओगे तो उसके 1.5 नंबर मिल जाएंगे, और बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रही है। यहां पर देखो डायग्राम में ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में लिखोगे तो 1.5 नंबर और मिल जाएगा, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे जी। ज्यादा फालतू कहानी है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर, डेफिनेशन इसकी। और फिर बोल रहा है स्टेट द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज्ड एंड अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। चालाकी से तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है एमपी का बिहेवियर तब बताओ जब एक इनपुट को बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखा है। तो गाइस अगर आपको याद हो तो ये सिचुएशन होती है शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में एमपी का बिहेवियर पूछ रहा है, जहां पर बाकी सारे इनपुट्स कांस्टेंट है और एक ही बढ़ रहा है, तो शॉर्ट रन में एमपी का बिहेवियर पूछ रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड बात कर रहा है ये, और यहां पर सिर्फ एमपी के बारे में पूछ रहा है, तो सिर्फ एमपी की कहानी बतानी है, टीपी को बीच में मत लाना। एमपी राइज करता है, फॉल करता है और नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको यहां पर 3 पॉइंट मेंशन करने हैं,
ठीक है। इनिशियली एमपी राइजेस, देन एमपी फॉल्स, और फिर यहां तक रहता है वो पॉजिटिव, एंड आफ्टर दिस एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो ओनली इसके बारे में बात करनी है एमपी के बारे में, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हैं तब तब ऐसा होता है। तो गाइस सिर्फ एमपी का बिहेवियर आपको बताना है, अभी आंसर दिखा देता हूं कैसा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि चॉइस मिली है आपको, यहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, उसमें टीपी और एमपी दोनों कर्व बना के बता रहा हूं आपको मैं। ये टीपी कर्व बनाया, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां एमपी 0 होता है, जहां से इसकी सेकंड फेज शुरू हुआ है वहां से एमपी ये मैक्सिमम की तरह ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। ये डायग्राम है। ये फेज 1 है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये फेज 2 है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये फेज 3 है, ये नेगेटिव रिटर्न्स है, ठीक है ना। इसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस फेज के बारे में। तो इसका मतलब बताना नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है, और फिर स्टेट द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इन द नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इस फेज के अंदर इन दोनों का बिहेवियर कैसा होता है वो बताना है। तो टीपी तो फॉल करता है, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग इन दिस फेज एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव इन दिस फेज। तो सिर्फ इतनी बात करनी है, पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसने हाफ पूछा, और जैसे कि मैंने बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो तरीके कुछ भी हो सकते हैं। और जो आपको ध्यान रखनी है बात, एक्स एक्सिस पे यहां पर वेरिएबल फैक्टर लिखते हैं, इस वाले पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी किसी बुक में लेबर लिखा हुआ है इसको तो मान लो, और वाई एक्सिस में जो कर्व बनाया है उसका नाम। इन चीजों की नोटेशंस आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज हमें वहां पर प्रेजेंटेशन के अंदर दिखानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता रहा हूं बार बार कि स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए। आंसर इसका देखो कैसे लिखा है, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का फिर नीचे वाले का। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं किस तरीके से डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्योंकि 3 नंबर का है। अगर तुम एमपी की डेफिनेशन दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो यहां पर डेफिनेशन लिखी है आपने वही देनी है, आपने जिस भी तरीके की डेफिनेशन याद कर रखी है आपके वो काम आएगी, ठीक है। और फिर एमपी का बिहेवियर बता रखा है, उस बिहेवियर को बताने के 2 नंबर है। हो सके तो आप ये डायग्राम बना देना, डायग्राम बनाना जरूरी होता है, टीचर को पता लगता है बच्चे की स्किल्स का, ठीक है ना। डायग्राम बना सकते हो। और वाले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब बताना है कि वहां पर क्या होता है। तो जैसे जैसे हम एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी फॉल होने लगता है, वो फेज नेगेटिव रिटर्न्स कहलाता है, ठीक है ना। तो फिर नेगेटिव रिटर्न्स में टीपी के साथ क्या होता है, टीपी फॉल्स, और एमपी के साथ क्या होता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो आप यहां पर टोटल प्रोडक्ट को बार बार टीपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर उसकी मीनिंग देने का 1 नंबर और दोनों का बिहेवियर बताने के 2 नंबर। हो सके तो आप ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है ना, उसमें फेज 3 लिखकर छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मेंशन मत करना, तो टीचर समझ जाएगा आप इसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, जब अननेसेसरली डायग्राम नहीं पूछा क्वेश्चन में और आप डायग्राम बना रहे हो, तब डायग्राम के एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तब काम चल जाएगा। उसने पूछा नहीं फिर भी तुम बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों 5-5 नंबर के शुरू हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पेन का कलर पहले हमारा ब्लू है, ठीक है। तो गाइस बोल रहा है पार्ट ए 3 नंबर का, पार्ट बी 2 नंबर का। तो 3 नंबर और 2 नंबर 5 नंबर का, 2 ही पार्ट दे दिए। करा क्या इन्हें, ऐसे देना नहीं चाहिए था। जब पार्ट ही बनाने थे तो 3 नंबर और 2 वाले में दे देता, कोई बात नहीं, लेकिन दिया हुआ तो तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा आ सकता है। तो क्या लिखा है, अ प्रोड्यूसर रिसीव्ड ₹6,000 when the price of a commodity was 60 per unit। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन बोल रही है ये, ठीक है। एक प्रोड्यूसर को 6,000 रुपए मिले हैं, पैसे मिलते हैं तो उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। मैं कॉलम बना लेता हूं, ठीक है ना। 6,000 मिले हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 60 पर यूनिट, जब किसी कमोडिटी का प्राइस 60 रुपए था, अपनी कॉलम बनानी शुरू कर दी, ठीक है। आगे लिखा है द रिसिप्ट्स इंक्रीज्ड टू 8400, जो रिसिप्ट्स है यानी टोटल रेवेन्यू वो 8400 तक बढ़ गया। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बाय 10, बाय 10 और 210 का मतलब अलग होता है। बाय 10 का मतलब 10 रुपए और बढ़ गया है, ठीक है ना। 2 लिखा होता तो कुछ और मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना। तो 10 और बढ़ गया तो 60 से 70 हो गया, ओके जी। तो बोल रहा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। तो गाइस यहां पर आपको
ये तो नोटेशन मिल गई है, आप क्वेश्चन में लिखोगे ऐसे, यहां पर क्वांटिटी है ना, इसमें क्वांटिटी नहीं है तो आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी करके निकालते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर प्रॉपर तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करा रखा है। तो यहां पर क्वांटिटी की वैल्यूज आएंगी, फिर उसके थ्रू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता ही है, ठीक है ना, उसके लिए वीडियो बना रखी है, तो एक आइडिया दे दिया आपको मैंने इसके हिसाब से। पार्ट बी में पूछा हुआ, अभी सॉल्यूशन भी बताऊंगा, दिखाऊंगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी आपको। तो पार्ट बी में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में अंतर पूछा है। तो गाइस एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व से रिलेटेड है, या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से रिलेटेड है, और इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्व से रिलेटेड है, और चेंज इन सप्लाई से रिलेटेड है। बता देता हूं क्या होता है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ जाना, 100 से 200 मान लो, ठीक है। इसका डायग्राम भी बना सकते हो, सप्लाई कर्व ये बना दिया, ठीक है ना। इसमें कोई भी पॉइंट ले लो ऐसे करके, ये पुराना प्राइस है, ये पुरानी क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर, सॉरी ये डिमांड कर्व था गाइस, ठीक है ना, डिमांड कर्व था, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो यहाँ पर कोई भी पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी, और अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है। ओके गाइस, इंक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो वो सिचुएशन है जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता है और सप्लाई बढ़ जाती है, अकेली सप्लाई बढ़ रही है। देखो इसके अंदर सप्लाई कर्व को हम शिफ्ट करके दिखाते हैं। मान लो ये प्राइस और ये सप्लाई है इनिशियली, तो प्राइस सेम पर अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। यहाँ पर आप एरो भी सब बना सकते हो, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन सप्लाई है, ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है। इसका रीज़न प्राइस का बढ़ना होता है, इसका रीज़न प्राइस को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स में बदलाव होता है, ठीक है ना। तो आंसर दिखा रहा हूँ, पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का देखेंगे। तो गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में दो क्वांटिटी 100 और 120 आनी थी। आपने क्या करना था, इधर 100 लिखना था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ 120 दिस डिवाइडेड बाय दिस। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी, इनका गैप हो जाएगा 20 और इनका गैप हो जाएगा चेंज इन प्राइस 10। तो ये चेंज इन क्यू आपको यहाँ लिखना है, चेंज इन प्राइस आपको यहाँ लिखना है। पुराना प्राइस मतलब 60, पुरानी क्वांटिटी मतलब 100, ऐसे वैल्यू लिख के आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा देखिए, आंसर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया 1.2। तो 1.2 आ गया, उसके साथ में आपको कंक्लूजन भी लिखना है कि हेंस सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो ये मैंने छोटा सा बता दिया। तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, क्वांटिटी निकालने का 1 नंबर, फॉर्मूले का 1 नंबर, और 1 नंबर कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद कंक्लूजन। 3 नंबर यहाँ हो गए। अब एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और चेंज इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों के बारे में आपको मैंने ज़्यादा समझा दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मीनिंग याद था तो आप मीनिंग लिख सकते हो, उससे काम चल जाएगा। अगर मीनिंग नहीं पता तो कुछ टेबल डायग्राम वगैरह कुछ बना के टीचर को ये इंडिकेशन देने की कोशिश करो कि आपको आता है। ये बता दो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, इंक्रीज इन सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई से लेन देन नहीं है, ऐसे भी बता सकते हो आप गाइस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेज हैं, आपको एक नंबर के डिफरेंस 2 बताने हैं, बस कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द एक्चुअल मीन मेथड। इसमें तो एक्चुअल मीन मेथड से पूछा है, सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एक्चुअल मीन मेथड से पूछा है, ये एक्स की वैल्यूज गिवन है, ये एफ की वैल्यूज गिवन है, तो आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं लिखकर दिखाता हूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो कैसे लिखते थे एक्चुअल मीन मेथड से। इसका फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसको f से मल्टीप्लाई किया अपॉन समीशन f लिखो या n लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये होता है जी फॉर्मूला, ठीक है ना, एक्चुअल मीन मेथड से। ओके, तो आपने करना क्या है, x की वैल्यूज लिखनी है, फिर f की वैल्यूज लिखनी है, फिर मीन निकालना है। या मीन लिखा है ना, मीन को तुम किसी भी तरीके से निकाल लो, किसी भी तरीके से। मीन को निकालने के 3 तरीके होते हैं। तो अभी आप हाल फिलहाल यहाँ पर इस वाले मेथड से मीन निकाल लेना, ये डायरेक्ट मेथड है मीन को निकालने का, सेंट्रल टेंडेंसी में सिखाया जाता है। वैसे मीन को निकालने के और भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, आप इससे निकाल लो, अभी यहाँ पर काम चल जाएगा। तो उसके लिए आपको एफ एक्स चाहिए होगा, तो एफ इंटू एक्स की कॉलम बनाना, इसका टोटल कर लेना,
और एफ के टोटल से डिवाइड कर देना, आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, मीन मिल जाएगा तो आपको एक्स माइनस एक्स बार, एक्स ये रहा और जो मीन आएगा उसकी वैल्यूज निकालनी है। फिर जो जो वैल्यूज यहां पर आ रही होंगी उन सब का स्क्वायर करना है, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपके पास आ गया, लेकिन आपको चाहिए देखो एफ से मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो आप इस वाले एफ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो और जो भी वैल्यू आएगी यहां लिख दो, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज आती रहेंगी, उसका टोटल कर देना। तो गाइस ये टोटल वाली वैल्यूज ये लिखी जाएंगी और समीशन एफ जो नीचे लिखा है वो वैल्यू ये रही। आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, फिर आपका आंसर आएगा। 5 नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन है। ये क्लास इंटरवल सीरीज में भी आ सकता था। यहां से वो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछ सकता है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर पूछ लेता तो आपको यहीं पर याद दिला देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही पड़ता आपको, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है ना। तो आपको ये भी आना चाहिए। यहां पर अगर यहां पर एक और चीज डिस्टिंग्विश करके बता दूं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछता तो ऊपर वाला सेम सा फॉर्मूला लग रहा है, बस 100 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने आप में एक डिस्पर्जन का मेजर है जो आपसे कैलकुलेट करने के लिए आता है। मैंने कुछ कैलकुलेट करके नहीं बताया, हालांकि जो आगे सॉल्यूशन दिखाऊंगा सॉल्यूशन को देख लेते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो गाइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, आपके सामने पूरी चीजें हैं। एफ एक्स का टोटल ये आ रहा और समीशन एफ ये है, इसको एन भी बोलते हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको एफ एक्स और एफ के बारे में, जो कि मीन निकालने के आपके काम आएगी, ठीक है। और फिर एक्स माइनस एक्स बार ये निकाला हुआ है और ये स्क्वायर है एक्स माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपने अलग तरीके से इसने सिंबॉलिकल तरीके से किया हुआ है। फिर एफ को और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आप अपनी कॉलम में अगर मेरा तरीका फॉलो कर रहे हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर करना क्या था, ये चीज स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए ऊपर लिखोगे 290 अपॉन में एफ का टोटल, जो कि उधर देखो 10 है, 10 लिख दोगे, ठीक है ना। तो फिर ये लिखकर स्क्वायर रूट आएगा आपका, यानी कैंसिल करोगे तो 29 का स्क्वायर रूट जो भी आएगा। स्क्वायर रूट अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो कुछ सेकंडों में आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटी वीडियो 10-12 मिनट की वीडियो बना रखी है आपके पास, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियोस में जाकर देखो इजी कैलकुलेशन ट्रिक, तो आपको ये 29 भी सॉल्व करना आ जाएगा। मैं आपको आसानी से यहाँ पर वैसे कैलकुलेट करते बता देता हूँ कि एक ईजी ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। 29 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 25 + 4, ठीक है ना। और क्या करना है, ये डिवाइड कर लिया, आगे लिखो 25 के ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से याद होता है इसलिए ये वाली वैल्यू ली है, प्लस 4 अपॉन में 25 का डबल 50 कर दो, तो इसका तो यार ये 5 आ गया, ठीक है, प्लस 4/50 की कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी है एज कंपेयर टू दिस स्क्वायर रूट कैलकुलेशन, ठीक है। 5 में इसको प्लस कर देना, ठीक है, तो 4/50 वैसे 0.38 आएगा, 0.38 इनको प्लस करके 5.38 आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बताया, एक आइडिया कि मैंने उसमें क्या बताया कि कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको उसमें से सीखना है इजी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कुल मिला के इसका आंसर 5.38 आएगा। 5 नंबर का है, आपको 5 नंबर मिलेंगे कैसे, टेबल बनाओगे ये वाली 2 नंबर मिलेंगे, मीन को भी कैलकुलेट करके बताओगे तो 1 नंबर मिलेगा, जो कि मीन की कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया था आपको, यहां पर मीन भी आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। मीन का आंसर इस वाले क्वेश्चन में 14 आ रहा है, ठीक है, ये लिखा है मीन का आंसर 14 आ रहा है। फिर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विद फॉर्मूला 1 नंबर, और लास्ट में जब आंसर निकालोगे उसका 1 नंबर, आंसर 5.38, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करके दिखा दोगे तो 1 नंबर और मिलेगा, वरना गवा जाओगे उस नंबर को। तो गाइस पूरा पेपर खत्म ही होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो ऑब्वियसली 13 क्वेश्चन तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से अब आएगा क्वेश्चन। बड़ी सी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सपेक्टेड है, बड़ी सी केस स्टडी लिखी आएगी, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पहले पढ़ना, क्वेश्चन का आपको वैसे ही आंसर आता होगा तो केस स्टडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड प्राइस टेकर, एक्सप्लेन, 3 नंबर में। फिर 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, एक खाली पेज पे, इस पे आपको समझाता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या स्कीम है। भैया परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को बोलते हैं प्राइस टेकर,
प्राइस टेकर का मतलब इस फर्म को प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कि डिसाइड किया है मार्केट ने, मार्केट बोलो या इंडस्ट्री बोलो, ठीक है, इसके द्वारा डिसाइड किया प्राइस है, ठीक है, और इसने एक्सेप्ट किया है। तो प्राइस मेकर है इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन में, और प्राइस टेकर है फर्म। इसका डायग्राम आपको याद दिलाऊं तो पूरा प्रॉपर ये डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस की, ठीक है। आगे इस प्राइस को अलग से डायग्राम बना लो, इसी प्राइस को जो ये डिटरमाइन हुआ है एक्सेप्ट कर लिया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का AR कर्व कहलाता है। तो ये वाला डायग्राम बनाया गया है फर्म के लिए और ये वाला डायग्राम बनाया गया है मार्केट या फिर इंडस्ट्री के लिए। ये प्रॉपर यहां पर प्राइस डिसाइड हुआ प्राइस मेकर, यहां पर प्राइस एक्सेप्ट हुआ प्राइस टेकर, ये डायग्राम है। लेकिन आपको इतना नहीं बताना उस 3 नंबर के अंदर, ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिस्कस करना चाहता था। क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म प्राइस एक्सेप्ट करती है उसको एक्सेप्ट क्यों करना पड़ता है, इसके रीजन है। आपको 3 रीजन ध्यान रखने हैं, चाहे इस मार्किंग स्कीम में कुछ भी लिखा हो। रीजन नंबर 1, क्योंकि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इसलिए कोई भी ना तो बायर ना सेलर जो प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट है उसको इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर पाता, तो वो प्राइस नहीं बदल सकता। दूसरा, सारे के सारे सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि हाइट, वेट, कलर, साइज, शेप, इवन प्राइस में भी सेम सिमिलर है, ठीक है ना। तो कोई भी सेलर किसी दूसरे कस्टमर से ओवर चार्ज यानी प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की फीचर के अंदर ये बताए हुए फीचर्स। और थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी यहां पर कोई भी आओ कोई भी जाओ, फ्रीडम है यहां पर, ठीक है, और लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये 3 इसके रीजन है, आप इन तीनों को लिख सकते हो, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन पे देखो वापस आ जाओ। तो एक फर्म को प्राइस टेकर बोलता है, इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन में आप पहली लाइन लिखोगे कि इसको प्राइस टेकर बोलते क्यों है, बिकॉज अ फर्म एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री और मार्केट, राइट। 1 नंबर उस चीज का, और 2 नंबर रीजन के मिल जाएंगे। अगर आप यहां पर 3 रीजन देते हो तो भी उसके 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। एक 4th रीजन भी हो सकता है, यहां पर परफेक्ट नॉलेज यहां पर होती है, ठीक है गाइस। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स में, ठीक है। तो गाइस आप आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द फर्म्स आर अर्निंग अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हाउ विल द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री चेंज एंड ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, तो कमाल की बात यह कह रहा है कि अगर कुछ फर्म्स अबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, अबनॉर्मल मतलब नॉर्मल लेवल से ज्यादा, सुपर नॉर्मल ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रही है, तो नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में कैसे बदलेंगी, ठीक है, और सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट पे कैसे आ जाएंगी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शुरू में प्रॉफिट का लेवल बहुत ज्यादा है, तो गाइस जब किसी मार्केट में प्रॉफिट का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो दूसरी फर्म्स को दिखता है हाँ भाई इस मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो हम भी ये वाला काम खोलते हैं। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं एंट्री पे, तो हर कोई एनकरेज होगा और इस काम को ओपन करेगा, फर्म्स के नंबर बढ़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी ज्यादा से ज्यादा फर्म्स की, और ये एंट्री तब तक चलती रहेगी जब तक कंपटीशन के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे प्राइस लेवल कम ना हो जाए, और प्राइस लेवल कम होता रहेगा तो प्रॉफिट लेवल कम होगा। ये तब तक वैसा होता रहेगा जब तक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट अचीव नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी इसके अंदर बतानी है। वैसे इंप्लीकेशन है लार्ज नंबर और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वाली फीचर्स की, ठीक है, उसको नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स भी बोलते हैं। तो गाइस इसका आंसर लिखा हुआ ये, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके हिसाब से आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है। एक फर्म प्राइस टेकर की बात कर ली पहले, यहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ऐसा क्यों होता है, उसके रीजन दिए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 रीजन दिए हुए हैं। इसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, जैसे कि पहले लिखा है इट्स शेयर इन टोटल सप्लाई इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब इग्नोरेबल है, बहुत छोटा सा है, फर्म के बारे में बात कर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वाली फीचर लिख सकते हो। फिर प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, इसलिए कोई फर्म ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकती। हाँ, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट वाली फीचर है, जैसे हमने सीखी है वैसी लिखी हुई है। थर्ड पे लिखा है डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होमोजीनियस की वजह से ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये सी वाला जो रीजन है वो उसको यहां पर मेंशन नहीं करना चाहिए था, मार्किंग स्कीम थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है। ये केवीएस वालों की मार्किंग स्कीम है, मैंने कोई आंसर लिखे नहीं यहां पर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको एडिट करा रहा हूं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंफिनिटी होती है। तो ये दोनों बी और सी मुझे सेम लग रहे हैं। यहां पर सी पे आना चाहिए परफेक्ट नॉलेज या फिर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट। ओके गाइस, चलो ठीक है।
आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इफ द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स न्यू फर्म्स विल एंटर इन द मार्केट। तो मैंने देखो पहले वापस पुराने पेज पे लेके जा रहा हूं, ये देखो बताया था ना, एंट्री होगी न्यू फर्म्स की और प्राइस कम होता रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्म, न्यू फर्म विल बी इंक्रीज, तो इसके साथ साथ धीरे धीरे ज्यादा सप्लाई अवेलेबल होने लगेगी, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ द गुड विल डिक्रीज, प्राइस कम होता रहेगा, एंड द एग्जिस्टिंग फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट लेवल। तो नॉर्मल प्रॉफिट पे स्टोरी ऐसे आ जाएगी। तो गाइस ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रैक्टिस पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये मैंने दूसरे नंबर का पेपर सॉल्व कराया अपने इस चैनल पे, तो ये भी इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि मुझे भी यार लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। कुछ लोगों के तो यार कुछ पब्लिक स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के पेपर मेरे ख्याल में हो भी चुके हैं, लेकिन जिनके बचे हैं एटलीस्ट वो तो और अच्छी प्रैक्टिस करके जाए। बाकी 12th में और अच्छे से मिलने वाले हैं। 12th में तो शुरू से धाबा बोलना है पढ़ाई पे, 12th की पढ़ाई अलग ही होगी। अगर आपको लग रहा है कि लव सर यार कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तुम्हारे लिए और वो एफर्ट्स फ्रूटफुल है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, या फिर इस वीडियो में क्या कमी रह गई कि मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। समझ रहे हो, तुम अपनी सलाह दोगे तो मैं तुम्हारे भाई की तरह हूं यार, तुम्हारा बिल्कुल दोस्त हूं, फ्रेंड हूं एक तरीके से। तुम्हें पता नहीं मैं शुरू में ही आप लोगों को ग्रीट कैसे करता हूं, भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, तो समझता भी वही हूं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो फैमिली की तरह है। और हम तो अब इतने जुड़ चुके हैं, फेसबुक पे तुम्हारी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, इंस्टाग्राम पे आ रही है लव कौशिक के नाम से आईडी पे, तो मतलब सब लोग एक तरीके से जुड़ने लगे हैं, तो मजा भी आने लगा है। तुम्हारी कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं ना, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है मेरे अंदर। तो आप लोग एक काम करो, ठीक है, मुझे बताओ इस वीडियो लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में, और वो बेल आइकन प्रेस कर दोगे ना तो तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस के बारे में थोड़ा आइडिया रहता रहेगा, है ना। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो यार। बस आज के वीडियो लेक्चर में ये वाला सैंपल पेपर प्रैक्टिस किया है, आगे मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, 12th में भी जरूर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।